लोगों को एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाना चाहिए? So astrologers are people who know astrology deeply, who understands planets and its energies, and they will give you the remedies जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये सारी रेमेडीज वीनस के लिए ही है, लेकिन किसी इंसान को तो उनकी लाइफ का जो लग्जरी है पार्ट है वो डिक्रीज होगा, लग्जरी उसकी चली जाएगी। कोई दूसरा इंसान है उसको सेम रेमेडी करके लग्जरी को वो पा सकता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजी का ए भी मुझे नहीं आता है, तो मैं कैसे डिफाइन करूँ कि मैं जिस बंदे को अप्रोच कर रहा हूँ वो सही है? जैसे कोई भी प्रोफेशन हम बात करें तो उसमें हर तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे, सेम एज एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में ये भी मतलब कहा जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब आपके अफेयर से वो भी पता चलता है, तो वो सही होता है? आपके हाथ देख के भी हम बता सकते हैं कि आपके कितने अफेयर्स या आपके कितने रिलेशनशिप्स या अटैचमेंट हुए होंगे, तो वो भी हम बता सकते हैं। प्लैनेट्स जो है उसके क्या रोल्स है? मतलब कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है वो पर्टिकुलर चीज़ के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर आप सैटर्न प्रभावित चाहे दृष्टि भाव से हो या चाहे वहाँ पर विराजित हो या शनि की राशि वहाँ पर विराजित हो, तो वो आपको दुनिया से थोड़ा दूर कर देगा। आप कभी कभी बिना वजह उदास हो जाते हैं, जैसे राहु कनेक्ट होता है रोग भाव के साथ, तो कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती है, नसों की कुछ बीमारियां हो सकती है। आपके मृत्यु भाव के साथ कनेक्ट होता है तो आपकी सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 7.5 मतलब सारी राशि में होती ही है यूँ। वैसे कोई पर्टिकुलर है कि मतलब भाई इसी 4 राशि में 7.5 ज्यादा होती है या फिर इसमें कम, ऐसा कुछ? हेलो गाइज, वेलकम टू स्ट्रेन गॉड पॉडकास्ट। और आज की जो सीरीज़ है वो एस्ट्रोलॉजी पे होने वाली है, जिसमें आपके मिथ और कन्फ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। और हो सकता है अगर पॉडकास्ट में टाइम मिला तो हम लोग डायमेंशन और नंबर्स पे भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मेघा रायचूरा, और वो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बहुत सारी चीज़ें आपको आज क्लियर करेंगी। और इनके बारे में आपको बता दो, इन्हें मिला हुआ टाइम्स पावर ऑफ वुमेन का अवार्ड मिला हुआ है, और बहुत से न्यूज़ वगैरह में इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। सो शी इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस अबाउट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और शी इज़ ऑल्सो नो अबाउट palmistry. So let's introduce her. Hello ma'am, how are you? Welcome to the podcast. Thank you so much for having me here. It's really wonderful talking to you both. Thank you so much. This is Dr. Megha Raichura, an astrologer and palmist. I also do hypnosis therapy, and I also do palm reading and pendulum reading. That's something new to people. Great. ग्रेट। Okay. So I just want to ask you कि आजकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत से मिथ होते हैं, तो मिथ को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को लोगों को क्यों एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए, उनसे उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है? ये मेरा कंसर्न था। So जितनी भी प्लानिटरी पोजीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस करना आपकी लाइफ में पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, दैट इज समथिंग दैट वी कॉल एस्ट्रोलॉजी। सो फॉर मी एस्ट्रोलॉजी इज अ कंप्लीट साइंस। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, जो वेद पुराण है, उतना ही पुराना हमारा एस्ट्रोलॉजी है। सो इट्स अ कंप्लीट साइंस, सो इट्स अ साइंटिफिक थिंग, राइट। और उसका क्लियर रिजल्ट्स दिखता है आपकी लाइफ में, और प्रेडिक्शंस भी एक्यूरेट होते हैं डिपेंडिंग ऑन हु इज़ प्रेडिक्टिंग, और आपके टाइमिंग और एक्यूरेसी टाइमिंग का कितना है उसके ऊपर। लेकिन इट्स अ कंप्लीट साइंस, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अफेक्ट करता है। जो भी प्लैनेट की पोजीशंस है एंड प्लैनेट्स की एनर्जीज है, जैसे सन की एनर्जी प्लैनेट्स में जाती है और फिर वो अर्थ में आती है, या फिर दूसरी एनर्जीज जो अर्थ जो प्लैनेट्स में आती है और वो अर्थ में आती है। एट द सेम टाइम प्लैनेट्स की जो खुद की एनर्जीज है वो भी अर्थ में आती है। सो हम आर बॉडी एंड आर सोल इज मोर एक्सपोज टूवर्ड्स दिस एनर्जीज, और उसके अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफाइन होता है। एंड देन हमारा डिसीजन मेकिंग है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ड होता है। सो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वही हमें दूसरों से अलग करता है। एक ही क्लास में जो 60 स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रोफेशन में जाते हैं। कोई एक प्रोफेशन में सिर्फ कोई लॉयर नहीं बनता, या कोई सिर्फ डॉक्टरेट नहीं करता, या कोई डॉक्टर नहीं बनता सिर्फ, ठीक है। हर एक इंसान की अलग प्रतिभा होती है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग विचार होते हैं, हर चीज़ को समझने का एक अलग नज़रिया होता है, ठीक है। एंड दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय योर पास्ट कर्मा, योर जो आपका सोल होता है उसकी मेमोरी होती है, आपकी हर एक लाइफ को इसकी मेमोरी कवर करती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो मेमोरी है वो सिर्फ इस लाइफ को ही कवर करती है, इसीलिए हम कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें बहुत बार ऐसा लगता है
कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, या मेरी लाइफ में पास डेट्स की वजह से मैंने तो कुछ गलत किया नहीं किसी के साथ, तो फिर मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, या किसी पर्सन को क्यों, वो बुरा इंसान है फिर भी उसके साथ क्यों अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम पूरा उसका कर्मा नहीं जानते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ एंड ऑल्सो एनर्जी आपकी कितनी है उस हिसाब से आपकी प्रतिभा रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल इंसान है, उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी फ्रॉम समबडी हु इज़ अ धर्म गुरु है, या कोई एक बिजनेस प्रोफेशन है, कोई एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, या कोई एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आपकी कैसी एनर्जी है, आपका बॉडी कितनी एनर्जी होल्ड कर सकता है, उस हिसाब से अलग अलग डायमेंशंस भी होते हैं, और उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक इंसान की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, हर एक प्लानट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। सो व्हेन यू आर बोर्न, तो आपके जो बर्थ के समय पे जो प्लानेटरी पोजीशंस है उसके अकॉर्डिंग हर एक प्लानेट की डिफरेंट एनर्जी होती है, और एनर्जी को सही या गलत तरीके से हम नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। लाइक कोई प्लानेट है उसकी मित्र एनर्जी है जो आपको मिल रही है, किसी प्लानेट की शत्रु एनर्जी है, कोई है जो सम है, ना मित्र है ना शत्रु है, कोई बहुत ज़्यादा बुरी एनर्जी यानी नीच ग्रह है। सो ऐसे डिफरेंट एनर्जी हर एक प्लानेट की आपके बर्थ के समय पर आपको कौन सी प्लानेट की कैसी एनर्जी मिल रही है, उस हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफाइन होता है। ओके, मतलब मेरा बर्थ हुआ तो उसी टाइम डिसाइड हो गया है थ्रू द यूनिवर्सल लॉ कि ये बंदा जो है वो इसका जो गुरु मतलब ग्रह है वो उसको रूलिंग ये करेगा। सपोज शनि आता है तो मेरे रूलिंग गुरु हो गए शनि, तब मुझे शनि के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे लेजीनेस हो गया और डिले, काम में डिले होना, है ना, काम को बनते बनते बिगड़ना होता है, तो ये सारा चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे आपके जन्म के समय आकाश का जो पिक्चर होता है वो आपका होता है कुंडली। तो उसमें आकाश में जो सबसे पहली जो भी उदित हो रही होती है जो राशि, वो आपकी लग्न राशि बन जाती है। और लग्न राशि यानी आपका लग्न यानी विवाह नहीं, लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी जो अंदर किस तरीके का विचार है और विवेक है, वो सब उसमें कन्वर्ट होता है, उसमें दिखता है, ठीक है। तो आपकी अगर आपकी मीन लग्न की कुंडली है तो आपके अंदर जुपिटर के ज़्यादा गुण देखने को मिलेंगे। सो जुपिटर का जो ज्ञान का ग्रह है तो ज़्यादा नॉलेजेबल दिखेगा वो इंसान। जैसे मेरा स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। सो या वृश्चिक राशि में आपका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज मंगल है। तो मंगल के अकॉर्डिंग, मंगल है तो सबसे पहले तो हाइट बॉडी, आप आर्मी में जा सकते हो, जो भी एयरफोर्स आर्मी में जो लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सब के आप देखिएगा मंगल स्ट्रांग होते हैं। जो आर्मी एयरफोर्स में जो टॉप पोजीशंस पे रहते हैं उनके मंगल, या इनफैक्ट रोचक राजयोग जैसे राजयोग भी होते हैं उनमें जो मंगल बनाता है। तो उस हिसाब से आपका वो रूलिंग प्लैनेट है। अगर अभी आता है कि ये मंगल किस पोजीशन में प्लेस्ड है। अगर मंगल आपका जो लग्नेश है वो अगर 2 भाव में है तो फिर वो आपको कैसा फल देगा, आपकी डिसीजन मेकिंग रॉन्ग करवा देगा। अच्छा, हाँ। और अगर आपका रूलिंग प्लैनेट अगर मंगल स्ट्रांग है तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बनाएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा, आपको आपका एंगर इश्यू होगा लेकिन फिर भी आपको आपका एंगर एक बैलेंस्ड वे में होगा। लेकिन अगर आपका मंगल सही नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप चीज़ों को बिगाड़ देंगे, बोल के बिगाड़ देंगे। देन आपके अगर ऋण भाव के साथ मंगल कनेक्ट होता है तो आप पैसे दिए किसी को तो आपके पैसे फंस जाएंगे। तो वो अकॉर्डिंगली होता है कि आपका प्लैनेट आपको कौन सी एनर्जी दे रहा है। तो अगर आपका प्लैनेट आपको सही एनर्जी दे रहा है तो उसको हम इंक्रीज करते हैं, और जो सही नहीं होते उसको हम गिव अप करते हैं, डिक्रीज करते हैं या बैलेंस करते हैं। समटाइम्स वी डोंट गिव अप बिकॉज, तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि प्लैनेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा बुरी ऐसे नहीं बोल सकते हम। प्लैनेट की एनर्जी डिफर करती है, कितनी डिग्रीज में कोई प्लैनेट है, कितना अच्छा फल दे रहा है, कितना बुरा फल दे रहा है। वो हो सकता है कभी कभी कि बुरा ना हो लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। तो हम उसको गिव अप सडनली नहीं करते, तो डिपेंड करता है, हम उसको बैलेंस करते हैं समटाइम्स, या उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और जो पॉजिटिविटी दे रहे हैं कभी कभी मिश्र फल भी देता है तो हम उसको बैलेंस करते हैं कि जो अच्छा है उसको बढ़ाते हैं, जो बुरा है उसको हम कम करते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि जिसका स्वामी ग्रह है, ठीक है, उस व्यक्ति का कंफ्यूजन होना, वो सारी चीज़ वही करवाता है, फिर दूसरे ग्रहों का उसमें क्या इंपॉर्टेंस है? प्लैनेट्स भी अफेक्ट करते हैं, और आपका जो मेन प्लैनेट जो आपके व्यक्तित्व के साथ कनेक्टेड प्लैनेट है दैट इज यू, हाउ यू एक्ट, हाउ यू बिहेव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है। जब आपका लग्न भाव है तो वो आप खुद हो, आप कैसे हो,
तो जिसका लग्नेश सही है उसकी 90% प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश प्लैनेट ऐसा है कि वो अगर आप खुद सही हो तो आप दूसरी चीज़ों को मैनेज कर लेते हो, ठीक है। देन अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो अफेक्टिंग। जैसे प्रथम भाव, तो ऐसे टोटल 12 भाव है कुंडली में, तो हर एक भाव में अलग अलग चीज़ें कनेक्ट होती है। कोई धन का भाव है, कोई आवक का भाव है, तो कोई रोग ऋण शत्रु को दिखाता है, कोई लीगल मैटर्स को दिखाता है, तो कोई जेल यात्रा को भी दिखाता है। इसमें लाइफ का भाव भी है, डेथ का भाव भी है। और ज़मीन मकान वाहन, जो ज़मीन है वो आपको कैसे फल देगी, आपको स्टॉक मार्केट, प्रेम, मैरिज, हर चीज़ का एक अलग भाव है। तो वो भाव में कौन सा प्लैनेट है, उस पर कौन से भाव की दृष्टि, इनफैक्ट कोई भाव में कोई प्लैनेट बैठा है उससे ज़्यादा उस पर वो जो दृष्टि होती है ना, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ग्रह कहाँ है, उसकी कितनी दृष्टि है, कैसी दृष्टि है, और वो आपको पॉजिटिव जगह पर मित्र भाव में है, शत्रु भाव में है। और जैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं ना कि कोई प्लैनेट है वो शत्रु है, लेकिन वो तात्कालिक मित्रता में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शनि और सूर्य दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन जब वो आपस में तात्कालिक मैत्री में भी हो सकते हैं तो वो सम बन जाते हैं। तो उस केस में वो नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते उतना। तो आप दृष्टि को कैसे डिफाइन करेंगे? दृष्टि को ना मतलब समझ नहीं आया। हर एक प्लैनेट की एक दृष्टि होती है जिससे वो एक भाव को देखता है। मतलब सपोज मेरा राहु या मेरा शनि सपोज 8वें चरण पे है, 8वें उस पे चार्ट में, और मेरा सूर्य वो फर्स्ट पे है, तो वो दृष्टि कैसे डाल सकता, मतलब वो हर एनर्जी एक कैसे? प्लैनेट की 7th दृष्टि होती है, ठीक है। और जैसे मंगल है तो उसकी 4th दृष्टि है, 7th दृष्टि और 8th दृष्टि है। तो वो अपने से 4th हाउस को देखेगा, 7th हाउस को देखेगा, 8th हाउस को देखेगा। ओके। तो वो वहाँ पर कैसी दृष्टि कर रहा है, वो किस किस भाव में दृष्टि कर रहा है, उससे उसका फल वेरिएशंस में आता है। इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई प्लैनेट कहाँ विराजित है, वो उसका मित्र भाव है या शत्रु भाव है, वो नीच का भाव है, उच्च का भाव है या सम भाव है, ठीक है। देन कम्स कि वो उसकी दृष्टि कहाँ पर है, वो कौन से भाव को देख रहा है। अभी वो जो देख रहा है वो उसके मित्र भाव का है या शत्रु भाव का, अगेन उसमें भी वेरिएशंस आते हैं। इट हैज़ सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इन वाई? क्योंकि हमारे ह्यूमन नेचर में भी, ह्यूमन बिहेवियर में भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप ही सोचिए कि अगर ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो हर एक इंसान को कैसे डिफाइन कर पाता विथ दिस एक्यूरेसी। मतलब हमारे जो भी क्लाइंट्स आते हैं ना, वी डोंट आस्क देम कि आप क्यों आए, वी से कि आप क्यों आए। उनके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हम ही बताते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? विथ जस्ट डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, we make the whole chart, we understand it, we analyze it, and we say things about that person, and it's 100% accurate. ओके, तो एस्ट्रोलॉजी और कुंडली का क्या कनेक्शन है, वो समझ नहीं आया। एस्ट्रोलॉजी इज आपका जो आकाश का पिक्चर है उससे हम कुंडली बनाते हैं और उससे प्लैनेटरी पोजीशंस देखते हैं। जैसे मैंने अर्थ है, अर्थ को केंद्र बना दिया, उसको मैंने सर्कल किया और उस सर्कल को मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट को मैं राशि का नाम दे देती हूँ तो वो राशि बन गई। अच्छा, ओके, तो कुंडली से हम क्या समझ सकते हैं? मतलब तो आपकी जो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है तो वो बन गई आपकी लग्न राशि। तो आपका जन्म हुआ उस वक्त जो कौन सी राशि है वो आपकी लग्न राशि बन रही है, उसको मैं फर्स्ट हाउस पे रख दूँ, उसके बाद आपका पूरा चार्ट रेडी हो जाता है। उसमें प्लैनेट की पोजीशंस कैसे हैं, जैसे हर एक प्लैनेट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहती है, हर एक प्लैनेट डिफरेंट स्पीड से मूव करता है। तो जैसे शनि है वो 2.5 साल में एक घर बदलता है, ठीक है। तो वो जब खुद के घर में आता है तो उसका फल डिफरेंट रहता है, वो अपने एनिमी के घर में जाता है तो उसका फल डिफरेंट रहता है, उसका पूरा वर्ल्ड वाइड रिजल्ट रहता है। तो आपके जन्म के समय शनि कौन सी पोजीशन पे था, आफ्टर 30 ईयर्स जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ था वही जगह पर शनि वापस आ जाएगा, इफ़ यू कैन कैलकुलेट दैट। ओके, क्योंकि हर एक स्थान पे 12 राशि है, सो 12 मल्टीप्लाई विथ 2.5, सो दैट इज 30, ठीक है। तो आप जहाँ पर शनि थे वहाँ पर वापस आ जाएंगे। सो उस हिसाब से वो मूवमेंट करते रहते हैं। सो अगर जो 12 पार्ट है उसको मैंने 27 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो नक्षत्र बन गए, ठीक है। सो हर एक राशि में 2.25% एक नक्षत्र आ जाता है। सो लोगों को एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाना चाहिए?
So astrologers are people who know astrology deeply, who understands planets and its energies, and they will give you the remedies. जैसे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे आपकी प्लानेटरी पोजीशंस, कोई पर्टिकुलर प्लानट है जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसे हाँ, हमारे जितने भी प्लानट्स हैं उसमें एनर्जीज़ हैं, वो एनर्जीज़ अर्थ में आती है, तो उससे प्लांटेशंस होता है, उससे उसकी एनर्जीज़ आपको क्रिस्टल्स में दिखती है, प्लांट्स में होती है, जेमस्टोन्स में होती है। तो उस एनर्जी को गिव अप करने के लिए या एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए आपको ये प्लानेटरी पोजीशन कैसे वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रेमेडीज़ दी गई तो वो आप अपनी लाइफ के कुछ पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप मीडिया लाइन से कनेक्टेड हो, आपका वीनस आपका बहुत अच्छा है लेकिन उसकी डिग्रीज़ कम है। अगर मुझे उसकी एनर्जी इंक्रीज़ करनी है तो फिर मुझे उसके कुछ जेमस्टोन्स या कुछ क्रिस्टल्स उसके यूज़ कर सकते हैं या कुछ उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देयर आर नंबर ऑफ रेमेडीज़। हर एक इंसान के लिए जो रेमेडी रहती है वो डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जांपल वीनस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, या वीक करना, मतलब उसकी एनर्जी गिव अप करनी है, तो चावल का डोनेशन है या चावल को एज एन इंग्रेडिएंट आपको कंज्यूम करना है, या फिर आपको जो डायमंड्स होते हैं उसको पहनना है, वो डिफ़र करता है। ये सारी रेमेडीज वीनस के लिए ही है। लेकिन किसी इंसान को चावल को डोनेट करने से उनकी लाइफ का जो लग्जरी है पार्ट है वो डिक्रीज़ होगा, लग्जरी उसकी चली जाएगी। और कोई दूसरा इंसान है उसको सेम रेमेडी करके चावल का डोनेशन करके लग्जरी को वो पा सकता है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये कि आपने बोला कि जैसे कि अगर मैं चावल डोनेट कर रहा हूँ, मेरा वीनस हाई है, तो मुझे वो कट ऑफ कर देगा, मतलब मेरी लग्जरी को कम कर देगा। अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको वीनस के अकॉर्डिंग चीज़ें डोनेट नहीं करनी चाहिए। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी रेमेडी, कौन से टाइम को ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपके अकस्मात का योग बनता है तो आप ध्यान से ड्राइविंग करोगे। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी इज़ बेसिकली द मैप ऑफ योर लाइफ। अगर मुझे कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अगर मेरे पास वो मैप होगा, मुझे उसकी जानकारी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, मैं उस जगह पे ज़्यादा स्मूथली, ज़्यादा अच्छे से पहुंच पाऊंगी। लेकिन अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, वहाँ कुछ रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पहले से पता हो कि मेरे पास ये मैप है और मुझे इसके अकॉर्डिंग ही जाना है, तो आई कैन चेंज माई वे ऑफ गोइंग देयर, या फिर मैं उसके जो रास्ते हैं उसको ज़्यादा इजीली कवर कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए, और आप जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो वो एक्सपर्ट है इस चीज़ के, तो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। रेमेडीज़ होती हैं, जैसे प्लांटेशंस होता है, जैसे कोई प्लानट है तो उसकी एनर्जीज अर्थ में आती है, उससे प्लांट्स होते हैं, तो पर्टिकुलर प्लांट को आप घर पे लगा सकते हैं, उससे चेंज होती है। किसी प्लांट्स की पूजा करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। किसी कोई पर्टिकुलर जेमस्टोन है जो क्रिस्टल है, उसको यूज़ करने से, कोई पर्टिकुलर फ्लावर है उसको यूज़ करने से आपकी पर्टिकुलर प्लानट की रेमेडी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ बीइंग डन बाय एस्ट्रोलॉजर्स ओनली। क्योंकि आपने कोई पर्टिकुलर जेमस्टोन पहन लिया, जैसे सैटर्न इज़ अ वेरी हार्श, नीलम इज़ अ वेरी हार्श जेमस्टोन। अगर आपका जो शनि है वो अष्टम, षष्टम, द्वादश भाव के साथ कनेक्ट हो रहा है, नीच राशि का है, और आपने गलती से जेमस्टोन पहन लिया नीलम, तो फिर लाइफ में एक्सीडेंट्स होने के, लाइफ में सडनली कोई बहुत बुरा होने के योग बन जाते। तो इसीलिए आपको कोई पर्टिकुलर गाइड करने वाला हो जो आपकी, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है, तो अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो तो आपकी लाइफ को बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब बिना डॉक्टर के कोई दवाई नहीं लेनी, वैसे बिना किसी रेमेडी के, एस्ट्रोलॉजर के बिना कोई रेमेडी नहीं, कोई रेमेडी भी नहीं करनी मतलब चाहिए। एस्ट्रोलॉजर का गाइडेंस होना ज़रूरी है उसमें। डेफिनेटली, स्पेशली जब आप जेमस्टोन्स पहनते हैं तो आपको बिल्कुल ही ऐसे ही कोई रेमेडी जेमस्टोन वाली नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली आपको जो एप्लीकेशंस भी होते हैं, आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, लेकिन एप्लीकेशंस में क्या रहता है, आपके प्रथम हाउस का स्वामी, पंचम हाउस का स्वामी और नवम हाउस का स्वामी है, उसी के जेमस्टोन सजेस्ट कर दिए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दिस प्लैनेट्स आर प्लेस्ड। ओके, राइट, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपके जो ये कोडिंग होता है उसमें, तो आपने फिर उसमें देख के, शनि आपका मान लीजिए इसमें से कोई भी भाव का स्वामी है और षष्टम, अष्टम, द्वादश है या नीच राशि का है, आपका लग्नेश या पंचमेश भी नीच राशि का हो सकता है या बुरा हो सकता है, रोग भाव के साथ, मृत्यु भाव के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। और अगर आपने उसको जेमस्टोन पहन लिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है लाइफ में, आपकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए आपको पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ही चीज़ें करनी चाहिए, रेमेडीज़। ओके, ठीक है। ग्रेट।
और कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब डिसाइड करेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजर है, अब तो कैसा है कि सोशल मीडिया का दौर है और बहुत से लोग ये कांटेक्ट करके जाते हैं और फिर भी रेमेडीज उनको करते हैं तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, फर्क नहीं पड़ता उनका, तो इस केस में क्या कर सकते हैं वो? आइडियली कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की जो भी पर्सपेक्टिव है वो 100% एक्यूरेसी के साथ ही बताता है। एज आई सेड कि ये साइंस है पूरा, तो आपके बारे में जो भी चीज़ आएगी वो हाईली एक्यूरेट होगी और जो उसकी रेमेडीज़ भी होंगी वो आपको 1 और 2 वीक में रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगी। आपको कुछ तो चेंजेस लगेगा आपकी लाइफ में जब आप रेमेडीज़ करोगे, तो वो आपको अच्छा है बुरा पता चल ही जाएगा विद इन 1 और 2 वीक्स। अगर वो कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो देखने में प्रॉब्लम है फिर। और आजकल कोई भी इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट कर देता है। आई हैव सीन वन वीडियो शोइंग दैट कि आप नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाइए तो आपका विवाह का योग बनता है। जब आपका जुपिटर विवाह भाव के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर विवाह भाव में रुकावट नहीं बन रहा है तो हल्दी डालने से आई डोंट थिंक सो कोई बेनिफिट होगा। इनफैक्ट अगर आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आपको इनफैक्ट अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियली आपको बेनिफिट दे रहा है और आप ये रेमेडी करोगे तो विवाद तो साइड की बात है, आपका जो भी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाएगा, आपको धन जाने के योग बन जाएंगे। तो आपको कोई भी रेमेडीज ऐसे नहीं करनी चाहिए। जैसे नहाने के पानी में जब आप कोई चीज़ इंग्रेडिएंट डालते हो तो आप उस एनर्जी को गिव अप करते। कोई चीज़ आपकी अच्छी है तो आप उसको क्यों गिव अप करना चाहोगे? तो दिस इज़ हाउ वी गिव रेमेडीज, but depending on seeing your chart properly, analyzing your chart properly। और उसको मैंने बोला कि आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते। हाँ okay. है। उसको बैलेंस भी करना रहता है क्योंकि हमें जैसे गुरु ज्ञान का ग्रह है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी को हम गिव अप या इंक्रीज या वो डिपेंड करता है क्योंकि हर एक इंसान को ज्ञान तो चाहिए। वीनस है वो आपकी लाइफ में लग्जरी का और भोग का स्वामी है, तो हर एक इंसान को भोग तो करना ही है आपकी लाइफ में। आपके प्लान जो चार्ट है उसमें कहीं पे भी कैसे भी प्लेस्ड हो तो अच्छा या बुरा नहीं है, हम उसको बैलेंस करें। अगर उसको हम अच्छा है, वो कम एनर्जीज में है, कम डिग्रीज में है, तो हम उसको इंक्रीज करें, उससे बेनिफिट ले पाए। पर्टिकुलर उसकी महादशा है, उसका पर्टिकुलर टाइम चल रहा है तो हम उसको और इन्हांस कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी गिव रेमेडीज। ओके बिल्कुल। तो नॉन बिलीवर जो है एस्ट्रोलॉजी, इनको मतलब एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ नहीं है, तो उनके बारे में कैसे मतलब वो गाइडेंस ले सकते हैं? क्योंकि बिलीफ की बात आती है एट द एंड ऑफ द डे कि मैं किसी चीज़ में विश्वास करता हूँ तो मैं उस चीज़ को मानूंगा। अगर मैं विश्वास ही नहीं करता तो शायद वो नहीं फ्रूटफुल हो या इम्पैक्ट पड़े ना पड़े उस चीज़ का, रेमेडी का। जी डेफिनेटली आपके अंदर जितना विश्वास है कोई चीज़ के ऊपर तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। वन दूसरी चीज़, आपके मानने या ना मानने से उसके एग्जिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लैनेटरी पोजीशंस आर देयर, प्लैनेट्स आर देयर, उसकी एनर्जीज हैं, हमारी लाइफ भी ऐसे ही डिफाइन होती है और वो हम माने या ना माने लेकिन वो होती है उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो भगवान को भी नहीं मानते, तो उनके मानने या ना मानने से भगवान के एग्जिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही एग्जिस्ट, इट्स देयर, क्योंकि कोई क्रिएटर तो है। तो वो किसी को आप शायद उसको डिफरेंट फॉर्म में मानते हो, डिफरेंट चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हो, आपका नज़रिया हो सकता है डिफरेंट हो या कम्प्लीटली आप उसको डिनाई कर दो, परसेप्शन। लेकिन हाँ, वो आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके मानने या ना मानने से उस चीज़ के एग्जिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। ठीक है। सो पहले तो हम कोई चीज़ को माने या ना माने उसका एग्जिस्टेंस तो रहता ही है। सेकेंडली, नोइंगली एंड अननोइंगली वी यूज़ एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि हम मंथ के बिगिनिंग को और एंड को मानते हैं, दिन में कितने आवर्स है उसको फॉलो करते हैं, टाइम को फॉलो करते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? ईयर, बिगिनिंग, एंड, तो वो सब कैसे होता है? चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन से वो सब डिफाइन होता है। सो नोइंगली एंड अननोइंगली वी फॉलो इट। ओके। हमारे जो ग्रंथ है या हमारी जो पूजा है उसमें हम अग्नि को, हवा है, पानी है, सबको हम देव मानते हैं, सूर्य को देव मानते हैं, ठीक है। तो बस एस्ट्रोलॉजी उसके साथ भी कनेक्ट हो रही है। ओके। तो नोइंगली एंड अननोइंगली वी एवरीबडी फॉलोज इट, बट समटाइम्स वी डोंट नो इट, और हम कुछ उसको डिफरेंट नेम देते हैं। कोई दूसरी कंट्री में तो उसको दूसरे तरीके से फॉलो करता है, पर हम सब फॉलो करते ही हैं। हमारे जो पूर्वज है उसी से सब डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टार, नक्षत्र, तो वो ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर लोकेशंस देख के। तो नोइंगली अननोइंगली वी फॉलो इट वेदर वी बिलीव इट और नॉट, ठीक है। एज फार एज बिलीव्स की बात है तो आप आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी आपका बिलीफ रहता है। तो आप अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है। अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन को आपने गाइडेंस लिया,
आपने, तो फिर आपको उसके ऊपर भी आपका बिलीफ सिस्टम रहता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर सही है वो सामने से हमें बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम इसलिए आप आए हो, और जो दूसरा मतलब फेक एस्ट्रोलॉजर रहेगा जो पैसे के लिए आपको मतलब कुछ भी डरा सकता है, चीज़ें ऐसा है वैसा, आपका ग्रह ऐसा खराब है, नीच का कोटि का आपका ग्रह वगैरह, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? मतलब एज ए मैं तो नया बंदा हूँ, चलो मुझे पता ही नहीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी का ए भी मुझे नहीं आता है, तो मैं कैसे डिफाइन करूँ कि मैं जिस बंदे को अप्रोच कर रहा हूँ वो सही है? तो शायद इसमें हो सकता है कुछ गाइडेंस हमें मिल जाए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ हमको पता चल जाए जिससे लोगों का पैसा बच जाए ऐसे लोगों के पास जाने से, बिकॉज हम इस पॉडकास्ट से वैल्यू देना चाहते हैं कि लोग सही लोगों के पास जाएं। तो क्वेश्चन मेरा यही था कि जो फेक एस्ट्रोलॉजर हैं और रियल में आप कैसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो थोड़ा आप गाइड करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कोई भी प्रोफेशन हम बात करें तो उसमें हर तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे, सेम एज एस्ट्रोलॉजी। तो आप जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हो और फिर आपको रिजल्ट मिलता है, या बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला है उनसे, तो डेफिनेटली वो अच्छे डॉक्टर हैं, दैट वी कैन से। तो आप रेफरेंस लेके जा सकते हैं, किसी को अच्छा फल मिला है तो जनरली हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ से या रेफरेंस से आते हैं, क्योंकि किसी का अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली आपका रेफरेंस दूसरों को देते हैं, हमें उसके लिए मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। जब आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो वी डोंट रिक्वायर टू डू मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन न्यूज़ एंड टीवी एंड ऑल, राइट। दूसरी चीज़, अगर आपका जो कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, तो वो आपको एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं विदाउट आस्किंग दैट प्रॉब्लम। मतलब मैं बताऊंगा नहीं बट आपको पता चल जाए। हाँ, डेफिनेटली। अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट वैसे प्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में कौन से, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके ग्रह कैसा फल दे रहे, कौन सा ग्रह है वो अच्छा फल दे रहा है और उसके क्या अच्छे फल है, कौन सा ग्रह है वो बुरा फल दे रहा है और उसके क्या बुरे फल है, आपका अभी का समय कैसा है, आपका पर्टिकुलर टाइमलाइन में कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है जिसने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, वो भी बता सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं या ऐसा कुछ है, वो भी आपके हाथ देख के, कुंडली देख के बता सकते हैं। इनफैक्ट आपकी लाइफ में कैंसर के योग है वो भी बता सकते हैं, डाइवोर्स के योग है वो भी बता सकते हैं, आपका हाथ देख के ये भी बता सकते हैं, हाथ या कुंडली दोनों भी देख सकते हैं। दिस टू एस्पेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। सो आपकी प्रॉपर एनालिसिस करके एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, पामस्ट्री के थ्रू हम बता सकते हैं कि आपके लव मैरिज होंगे कि अरेंज मैरिज होंगे, आप इनफैक्ट आपकी लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकते हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। उसके लिए आपको जो भी रेमेडीज़ दी जाएंगी वो डेफिनेटली वो उसके अकॉर्डिंग होंगी, और रेमेडीज़ अगर सही से आपके लिए वर्क करिए तो 1 और 2 वीक्स में आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती है। ग्रेट, ठीक है। मतलब इसी से हम जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि मेरा जो एस्ट्रोलॉजर है वो सही है और मैंने सही डायरेक्शन में मतलब अपना जो लाइफ का जो कुंडली का चार्ट वगैरह दिखाना वो सही एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है, तो इससे हम थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। आपकी लाइफ में जो घटित होने वाला है वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी लाइफ में जो घटित हो चुका है वो तो आपको पता है, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपकी जो बारे में, जो पास्ट के बारे में वो जो बता रहे हैं वो अगर सही है तो डेफिनेटली उन्होंने आपके चार्ट को समझ लिया है। अगर उन्होंने आपके चार्ट को समझ लिया है और वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है तो वो आपको डेफिनेटली आपके फ्यूचर के लिए भी गाइड कर देंगे। हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं हम उनको पूछते नहीं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, वी ओनली से कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हुई होंगी, ये चीज़ें होने वाली है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका राहु ऐसे है तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, ये रंग आपके लिए सूटेबल है, ये नंबर आपके लिए सूटेबल है, तो वो सब चीज़ें हम ही बता देते हैं और उनके साथ वो को रिलेट होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई क्लाइंट बोले कि नहीं ये नहीं हुआ है या ये को रिलेट नहीं हो रहा है, तो वो सब बोलते हैं और वैसे ही कनेक्ट होता है, तो फिर हम उन्हें रेमेडीज़ देते हैं, उनके ऊपर उनको 100% ट्रस्ट होता है और फिर उसी अकॉर्डिंग वो रेमेडीज़ भी अफेक्ट करती है। उसके भी रिव्यू सामने से ही देते हैं कि हाँ हमारा काम हो गया है। तो एस्ट्रोलॉजी में ये भी मतलब कहा जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब आपके अफेयर है वो भी पता चलता है, तो वो सही होता है? क्योंकि जनरली उसको कैसे आइडिया आ जाता है कि नहीं इनका हो सकता है, तो उस चीज़ में कैसे आप जस्टिफिकेशन करते हो, आप बताते हो? जब आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र साथ में हो, या आपकी कुंडली में राहु या शुक्र साथ में हो, या आपकी चार्ट में सप्तम भाव का स्वामी कोई ऐसा प्लैनेट हो रहा है, सप्तम भाव आपके विवाह का कारक है, पंचम भाव प्रेम का कारक है, तो आपके पंचम भाव और सप्तम भाव के जो प्लैनेटरी पोजीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे या नहीं। आपके हाथ देख के भी हम बता सकते हैं कि आपके कितने अफेयर्स या आपके कितने रिलेशनशिप्स या अटैचमेंट हुए होंगे, तो वो भी हम बता सकते हैं।
बहुत नहीं दिखाना, तो कुंडली से भी दिखा सकते हैं ना, कुंडली हाथ। वही चीज़ है। वही तो चीज़ है। ग्रेट, ये चीज़ समझ में आ गया, थोड़ा क्लियर हुआ है मिथ के इस तरह से है, क्योंकि बहुत से कॉन्शियस रहते हैं कि ऑडियंस के कि कहाँ जाएं, किसे अप्रोच करें। आजकल तो ऐसा दौर चल रहा है कि जो अच्छा नहीं वो भी अपने आप को अच्छा दिखाता है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग था। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि प्लैनेट्स जो है उसके क्या रोल्स है, मतलब अपनी लाइफ में। कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है, वो पर्टिकुलर चीज़ के साथ कनेक्ट होता है। कोई राशि है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। तो हर एक प्लैनेट का आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट रहता है। अभी प्लैनेट कौन से भाव में आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि प्रथम भाव है तो वो आपके व्यक्तित्व के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप सैटर्न प्रभावित या आपके फर्स्ट भाव के साथ, लग्न भाव के साथ शनि किसी भी तरीके से कनेक्ट हो रहा है, सैटर्न, चाहे दृष्टि भाव से हो या चाहे वहाँ पर विराजित हो या शनि की राशि वहाँ पर विराजित हो या किसी भी और तरीके से अगर वो कनेक्ट होता है फर्स्ट हाउस से, तो वो आपको थोड़ा दुनिया से थोड़ा दूर कर देगा। आपको अकेला रहना अच्छा लगेगा। आप कभी कभी बिना वजह उदास हो जाते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर जुपिटर कनेक्ट हो रहा है तो वो आपको वैसा बनेगा। अगर वीनस कनेक्ट हो रहा है फर्स्ट भाव के साथ तो आप थोड़े लग्जरियस प्रोडक्ट्स पसंद होंगे, आपको मीडिया आर्ट के साथ कनेक्शन होगा। तो ऐसे हर एक प्लैनेट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं और वो आपके कौन से भाव, अगर धन भाव के साथ कनेक्ट हो रहा है या इनकम हाउस के साथ, प्रॉफिट हाउस के साथ कनेक्ट हो रहा है या हेल्थ हाउस के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है, जुपिटर है, वो अगर आपके 6th या 8th हाउस के साथ यानी रोग भाव या मृत्यु भाव के साथ कनेक्ट होता है, सर्जरी भाव के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको स्टमक रिलेटेड, लीवर रिलेटेड, पैनक्रियाज रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई दूसरा प्लैनेट अफेक्ट कर रहा है तो वो दूसरे तरीके से आपको उसके हेल्थ इश्यूज दिखेंगे। जैसे राहु कनेक्ट होता है रोग भाव के साथ तो कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती है, नसों की कुछ बीमारियां हो सकती है। चंद्रमा यानी आपका मन, तो अगर मून प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है तो आपको कोई मेंटली डिप्रेशन या डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर जैसे कनेक्ट हो सकता है। अगर 8th हाउस के साथ मैंने देखा है, मैंने की कुंडली देखी थी शायद, उनके 8th हाउस में नीच राशि का चंद्रमा था और चंद्रमा जब आपके मृत्यु भाव के साथ कनेक्ट होता है तो आपकी सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड होने के योग बनते हैं, आपको कभी डूबने के स्वप्न आते हैं, आपको ऐसे बुरे स्वप्न आते हैं, पानी के ड्रीम्स आते हैं। तो उस हिसाब से तो आपके प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। एज यू नो कि डेथ, सुसाइड, हाँ, सुसाइड। तो उस तरीके से अगर आपको पहले से पता हो किसी चीज़ के बारे में तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिफरेंट कर सकते हैं, उसके भाव को डिफर कर सकते हैं, उसके जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। हाँ, कम कर सकते हैं। तो अमीर बनने के लिए क्या उपाय है? करोड़पति बनना है? हाँ, आजकल लोगों के यही सवाल बहस है फिर रातों रात करोड़ रुपये आ जाए बस। बहुत सारे रेमेडीज़ हैं उसके लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं ये रेमेडीज़, तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देंगी। देयर आर नंबर ऑफ़ रेमेडीज़ दैट यू कैन डू, पर कुछ रेमेडीज़ हैं ऐसी जो हर कोई कर सकता है। जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके भी इष्ट देव होते हैं, तो उनके इष्ट देव को, जैसे चंद्रमा है, उनके इष्ट देव है शिव जी। तो चंद्रमा है वो मन का कारक है, ठीक है। तो जब आप शिव टेम्पल पे जाते हैं, शिव मंदिर पे जाते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है। कोई भी इंसान हो, किसी भी कास्ट का हो, लेकिन शिव मंदिर में जाए तो वो उसको मन शांत हो जाता है। वाई? बिकॉज जो चंद्रमा है उसके इष्ट देव शिव है, तो चंद्रमा उच्च का फल देता है, ठीक है। तो आपका चंद्रमा सही होने लगता है जब आप शिव पूजा करते हैं, तो आपका मन शांत होने लगता है। कोई भी डिस्टर्बेंस से पास हो रहे तो आप शिव टेम्पल पे जा सकते हैं। तो ये एक रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। लेकिन देयर आर नंबर ऑफ़ रेमेडीज़, जैसे मोती धारण करना चाहिए या नहीं, या किसी चीज़ का डोनेशन करना चाहिए या कोई चीज़ खानी चाहिए नहीं, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे धन प्राप्ति के लिए भी ऐसा ही है। आपके इनकम हाउस 11th हाउस है, वो आपका इनकम प्रॉफिट हाउस है। 2nd हाउस इज अगेन धन भाव है, फैमिली हाउस है। तो आपके 2nd हाउस एंड 11th हाउस के साथ कनेक्ट कौन सा प्लैनेट कर रहा है। एट द सेम टाइम आपका प्रोफेशन जो 10th हाउस है, उस भाव का स्वामी क्या है। आपके 9th हाउस जो कि आपका लक भाव है, उसका स्वामी क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको रेमेडीज़ देते हैं। उसमें से अगर कोई प्लैनेट आपका कुछ सही नहीं है तो उसको सही करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं।
अच्छा। अभी जैसे बहुत ट्रेंड चल रहा है, कॉन्वेलेक्सा बोलो तो आपको पैसा है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुइज्म बिलीव करते हैं, हमारा धर्म इतना बहुत एडवांस्ड है, हमारी एडवांस सिविलाइजेशन थी, हमारे गुरु ऋषि मुनि जो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले थे, दे डायरेक्ट टॉक विद द गॉड, ठीक है। तो उनको तो ये ग्रह वगैरह भी ज़्यादा वो शायद उनको नहीं मतलब परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो उस लेवल पे चले जाते हैं। तो हमारा हिंदुइज्म होने के बावजूद भी लोग इसको मतलब प्रमोट कर रहे हैं कि कॉन्वेलेक्सा होना चाहिए। तो मैं तो बोलता अगर ओम नमो लक्ष्मी नारायण बोलता हूँ तो कॉन्वेलेक्सा इसमें कितना फ़र्क है? अगेन दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर बिलीफ, राइट। तो जो हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई चीज़ हमने मानना शुरू कर दिया तो वो मेरे लिए काम करना शुरू करती है, जी। ठीक है। तो उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, उसमें ज़्यादा पॉजिटिव भी मुझे नहीं दिखता है। नहीं बट वो पर्टिकुलर वर्ड को मैं मंत्रा तो नहीं काउंट कर सकती, ठीक मंत्र ही कह है। सकते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर वर्ड को मैं अगर मुझे अगर एनर्जी के साथ कम्युनिकेट करना है, मुझे अगर यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो ये तो नहीं समझ रहा है कि हमारी जो करेंसीज है उसको नहीं समझ रहा है, हम जो बोल रहे हैं उसको वो नहीं समझ रहा है। क्योंकि हर एक हमारे इंडिया में भी इतनी सारी लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड इतनी सारी लैंग्वेज है, वो हमारी लैंग्वेज में तो बात नहीं कर रहा है हमारे साथ। तो वो किस चीज़ से बात कर रहा है हमारे साथ? वो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ बात कर रहा है, वो हमारी एनर्जी के साथ बात कर रहा है। हम क्या चाहते हैं, तो हम बार बार जो सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन, तो वही चीज़ वो हम जो पॉजिटिव में सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 रूल्स हैं। हाँ। कोई चीज़ में पॉजिटिव में सोचूं, ठीक है, प्रेजेंस में सोचूं कि मेरे पास है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में, नहीं तो फ्यूचर में ऑलवेज फ्यूचर में ही रहेगा। और मैं बार बार सोचूं रिपीटेटिवली, ठीक है, तो वो चीज़ मेरे साथ घटित होना स्टार्ट हो जाती है। जी। तो ये चीज़ क्या है, इसको आधा ही समझा है लोगों ने, ये हमने द सीक्रेट मूवी में, ये बुक में पढ़ा है, ठीक है। अब इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो जो तर्क लगाता है, तो हम जब सोचते हैं कि मेरे पास ये फलाना कार है, ये लंबोर्गिनी कार है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो डिनाई कर देगा, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो जाएगा ही नहीं। जी। ओके। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक उसका पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। लेकिन वो वहाँ तक जाएगा ही नहीं, तो वहीं से फेल हो जाते हैं और लोग मानते हैं कि ये नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए हमें वो बिलीव करना पड़ता है कि ये चीज़ मेरे लिए काम करे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो जाएगी। अब वो कैसे जाएगी वो डिपेंड करता है, ठीक है। जब इसीलिए मेडिटेशन आप करते हो तो आप सबकॉन्शियस माइंड में आओ, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर जो सोचते हो, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी तर्क नहीं लगाता है। वो आप बोलोगे कि मेरे पास लंबोर्गिनी कार है, तो वो सोच लेगा कि हाँ है, फिर उसके लिए वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना शुरू करेगा कि कहाँ से लानी है, अब ये है, अब इसको मुझे क्रिएट करना है। सो आप जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, उसको हम ही क्रिएट करते हैं एट द एंड। उसको मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके समझाना चाहूँगी कि आपकी कोई बॉडी पार्ट है, उसको मैं ब्रेक करो टू द लोएस्ट पॉइंट, तो सबसे छोटा सा छोटा पार्ट आएगा, वो एटम्स आएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसको भी मैं ब्रेक करूँ तो एनर्जी के वेव्स आएंगे। तो जो कोई भी दीवार है उसको भी मैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ों में दिख रही है, उसको भी हम ब्रेक करते जाए तो सेम चीज़ होगी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसको भी ब्रेक करेंगे तो एनर्जी के वेव्स। यानी ब्रह्मांड जो बना उसके पहले भी एनर्जी के वेव्स थे, और बाद में भी जब सब खत्म हो जाएगा तब भी सिर्फ एनर्जी के वेव्स ही रहेंगे। सो वी आर मेड आउट ऑफ दिस एनर्जीज, सो वी कैन क्रिएट द रियलिटी, सो वी आर द क्रिएटर्स, राइट, वी कैन क्रिएट थिंग। बट सिंह ग्रह हमें उस चीज़ को रोकने के लिए ट्राई करते होंगे, अगर मेरा ग्रह सही नहीं है, या राहु मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, शनि स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज बीइंग डिजाइंड एट अ सर्टेन लेवल, लेकिन हम उसको अपने प्रेजेंट कर्मा भी तो अफेक्ट करते हैं ना, डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ, हमारी लाइफ में जो पास्ट कर्मा है उसको हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, लेकिन हमारे जो प्रेजेंट कर्मा है उसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना। जैसे मुझे कोई कार खरीदनी है तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, तो उसको मैं रियलिटी में मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि आपका राहु स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, अगर आपको लॉटरी जीतनी है तो राहु आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उस रेमेडी को हम कैसे कर सकते हैं? उसका राहु स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, उसमें वो व्यक्ति क्या कर सकता है? सो आपको उसको रेमेडी कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं उस चीज़। कोई ऐसी रेमेडी है जो लोगों को, ऑडियंस को पता चले कि ये रेमेडी सब करो तो राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेफिनेटली आपका राहु किस भाव में कनेक्ट हो रहा है, किसी का स्ट्रॉन्ग है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कोई पर्टिकुलर जेमस्टोन पहन सकते हैं। कोई अच्छे भाव के साथ बैठा है तो 11th हाउस या इनकम हाउस में बैठा हुआ है या 10th हाउस में बैठा है, ऐसे कोई प्रोफेशन के साथ कनेक्ट हो रहा है आपके,
या उच्च भाव का राहु है अगर आपका, तो उसको स्ट्रेंथ देने की वैसे ज़रूरत भी नहीं, वो अच्छा ही फल दे रहा है आपको। तो आपको सडन इनकम होंगे, आपको स्टॉक मार्केट, लॉटरी, वो सब से, गैम्बलिंग से बेनिफिट होना शुरू होगा। आपके एथिकल अनएथिकल कैसे भी करके आपको पैसे मिलना शुरू होगा। वो स्मॉल अमाउंट्स में नहीं होगा, स्लॉट्स में नहीं होगा, बल्क में होगा, एक साथ बड़ी होगी, स्लॉट्स में नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी का राहु है, वो पीड़ित है, नीच राशि का है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपके काम एंड में आके रुक रहे, आपके काम जो एंड में आके रुक रहे हैं ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट राहु। उसको वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है जनरल आदमी, जनरल पब्लिक में देखा What I mean to say is, बहुत अच्छा है बहुत बुरा सिर्फ दो ही चीज़ नहीं होती, देर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो एग्जिस्ट, राइट, देर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो आपके कुंडली में अगर नीच राशि का राहु है, अगर उसको आपको ठीक करना है तो आप श्रीफल ले लीजिए, उसको अपने ऊपर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार दीजिए और उसको बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है हाँ, राहु के लिए। फिर आप ऊंची सूंड वाले हाथी को पूर्व दिशा में प्लेस कर दीजिए। अगर आपका राहु सही नहीं होगा ना, तो आपके गली गली में घर होगा, आपके घर में बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन हो जाएगी, आपका नेचर थोड़ा अग्रेसिव होगा, आपके काम एंड में आके रुक जाएंगे, आपके हर काम को ब्लॉक करता रहेगा वो। ठीक है, आपको सडन इनकम नहीं होने देगा, इनकम में प्रॉब्लम। फिर वो कौन से भाव के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ एक्सेसिव करते हैं ना, तो वो हमारे लिए परेशानी का काम करती है। ठीक है, चाहे एक्सेसिव शुगर भी लो तो डायबिटीज़ करती है। तो उसी तरीके से राहु का काम क्या है, कोई भी चीज़ एक्सेसिव करवाता है, तो आपको एक्सेसिव भोग करवा देगा, एक्सेसिव कोई चीज़ करवा देगा, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। राहु जैसा प्लैनेट अगर आपका नीच राशि का है ना, तो आपको कैंसर होने तक के योग बनते हैं। शायद स्लीपलेस नाइट भी बोलते हैं लोग, रात को सो भी नहीं पाते हाँ, अगर राहु सही ना हो तो। हाँ, अगर 12th हाउस के साथ अगर वो निंद्रा का भाव है, तो उसके साथ अगर कोई ऐसा प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है, तो आपको अनिंद्रा का भी योग बनता है। तो राहु डेफिनेटली आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो राहु के लिए आप मोर पंख रख सकते हो आपके घर में, आपके ऑफिस में। ये रेमेडी सब कोई कर सकता है। ऊंची सूंड वाला हाथी है, दैट्स ऑल्सो द गुड रेमेडी दैट कैन बी डन बाय एनीबॉडी, ये भी आप कर सकते हो। बाकी उसकी बहुत सारी पूजा, और फिर वो किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, अंगारक दोष बना रहा है या कौन सा गुरु चांडाल योग बनता है, वो भी राहु से बनता है। ओके, तो लोग बोलते हैं शनि भी आपको मनी देता है, वो कॉन्सेप्ट कैसे मतलब हम समझ पाए कि शनि के अगर राहु भी मनी देता है तो शनि भी तो मनी देता है, ऐसा बोलते हैं। हर तो एक प्लैनेट को आप धन भाव के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, हर एक चंद्रमा हो तो भी, सूर्य हो तो भी, हर एक भाव का एक मेन स्वभाव होता है। ठीक है, लेकिन हर एक प्लैनेट आपको पैसे दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि शनि दे सकता है, राहु दे सकता है। लेकिन हाँ, जब राहु देता है तो आपको चप्पल फाड़ के देता है बहुत ज़्यादा अनएथिकल वे से भी दे सकते हैं उसको। आपको ब्लैक मनी देता है, आपको बल्क में पैसे देता है, आपको लॉटरी गैम्बलिंग से बेनिफिट देता है। जैसे आपके पाप ग्रह हैं, जैसे राहु है, मंगल है, शनि है, ऐसे पाप ग्रह है, तो आपको उस तरीके से पैसे देंगे। ठीक है, जो आपका आपको फिर सही गलत का कुछ नहीं होगा। जैसे कि 2 नंबर का बिजनेस हो गया। जब राहु के अलावा जो सात्विक प्लैनेट्स है, जितने भी सात्विक प्लैनेट्स है, वो अगर सही है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा एथिकल, अनुशासित, जैसे सूर्य है, गुरु है, तो आप बहुत ज़्यादा एथिकल इंसान हो। फिर आप गलत तरीके से पैसे लेने की कोशिश करोगे ना, तो आपको और प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपके सात्विक ग्रह सही है, तो आपको सही तरीके से एथिकल वे से पैसे अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी हर एक इंसान का इनकम सोर्स पहले से डिफाइंड रहता है, तो उसको वही सोर्स से इनकम होना मेनली आता है। ओके, जैसे जुपिटर आपके 10th हाउस के साथ कनेक्ट हो रहा है, या आपकी चंद्र राशि से, या जो आपकी लग्न राशि है, वहाँ से 10th हाउस पे कौन सा प्लैनेट है, वहाँ से कौन से राशि है, और उसका भाव किस ग्रह के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका प्रोफेशन होता ही है। जैसे जुपिटर कनेक्ट हो रहा है, तो आपका या तो बैंकिंग फाइनेंस में हो, या फिर आप कोई रेस्टोरेंट के बिजनेस में खाने पीने की चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, बुक्स या स्टेशनरी या टीचिंग प्रोफेशन के साथ कनेक्ट हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट हैं, वो उसके अलग अलग भाव रहते हैं। ओके, तो अगर इन शॉर्ट टर्म में कहें व्हाट इज ग्रह क्या है, तो ये आपने जो बोला वो एग्जांपल पूरा है कि ग्रह क्या है, तो आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें हम लोग समझ गए कि ग्रह क्या है। ग्रह शनि हो गया, राहु हो गया, और हर एक ग्रह जो अपने को कुछ मनी बेनिफिट दे सकता है। बट राहु इज वो आपको छप्पर फाड़ के दे सकता है, बट हो सकता है वो ब्लैक मनी दे, और अगर आपकी नियति सही है तो आप सही रास्ते से भी कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। बराबर, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि साढ़े साथी क्या है और उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कि उससे मतलब क्या बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है? लोग बहुत डराते हैं कि साढ़े साथी होने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूँ। तो जो शनि प्लैनेट है वो एक हाउस में रहता है 2.5 ईयर्स, 2.5 साल रहता है, ठीक है। जब आपकी चंद्र कुंडली है, यानी कि जो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पे विराजित है, अगर उसको मैं लग्न भाव में विराजित कर दूँ और जो चार्ट बनेगा वो चंद्र कुंडली बनेगी, तो आपके चंद्र कुंडली के 12th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस, यानी कि जहाँ चंद्रमा विराजित है, एक घर उससे आगे और एक घर उससे पीछे जब शनि आ जाता है तो उसको जो उसका साल है, उसके जो 7.5 साल होते हैं, एक घर में 2.5 साल, एक घर में 2.5 साल, एक घर में 2.5 साल वो रहता है। तो 12th में आएगा तब से शुरू होगा, ठीक है। तो आपका जो भी 12th हाउस में या 1st हाउस या 2nd हाउस में अगर शनि आ रहा है तो उसको 7.5 बोलते हैं, अच्छा, ओके। ठीक है। और तो एक घर में वो 2.5 साल रहता है, तो मतलब टोटल 3 से मल्टीप्लाई करें हम 2.5 को, तो 7.5 ईयर्स की 7.5 रहती है। और 7.5 का रिजल्ट और इम्पैक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, तो शनि आपका कैसे विराजित है, शनि आपका कुंडली में सही है तो आपको 7.5 का इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। और आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसे है, दूसरे प्लैनेटरी पोजीशंस कैसे है, खास करके चंद्रमा कैसा है, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है, कुंभ है या मकर है, यानी शनि के घर में चंद्रमा विराजित है या फिर नीच राशि का चंद्रमा है, क्योंकि दूसरे चरण में जब शनि आएगा तो वो चंद्रमा के घर में आएगा, उस केस में आपकी मेन राशि में आएगा। तो उसके कारण अगर आपकी राशि में चंद्रमा सही नहीं है तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा उस टाइम पे, और आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने के लिए आएंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए 7.5 बुरा ही फल दे। 7.5 आपको चैलेंजिंग सिचुएशन से पास डेफिनेटली कराती है, लेकिन वही चैलेंजेस से आप बनते हैं, क्योंकि हीरा भी जब बनता है तो उसके ऊपर भी प्रेशर होता है, तब जाके वो बनता है, ठीक है। तो वो आपको अच्छा क्रिएट करने के लिए ही करता है। ओके। जो शनि है वो आपको जैसे वो मरते हैं ना, वैसे ही वो आपको क्रिएट करता है, वो आपको प्रिपेयर करता है, मतलब आपको डिसिप्लिन सिखाता है शनि, डिसिप्लिन सिखाता है। डीले होते हैं काम में शनि की वजह से, ये भी हो सकता है, डीले भी होता है, डीले होते हैं, लेकिन मतलब मैं आपको ऐसा पेशेंस नहीं, सिखाता है। अब मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7.5 की वजह से ही आपको लाइफ में प्रॉब्लम आए। वो आपकी शनि कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका शनि उस समय सही नहीं है, आपकी कुंडली में सही नहीं विराजित है, तो आपको 7.5 के ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो फिर आपका वो पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करने रहेंगे। लेकिन अगर उस टाइम को भी आप प्रॉपर्ली अच्छे से आप उस वक्त हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, तो उसमें भी बहुत रंग से राजा बना राजा बन सकते हैं डेफिनेटली। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि 7.5 मतलब सब ग्रहों में होती है, सारी राशि में होती ही है यूँ। वैसे कोई पर्टिकुलर है कि मतलब भाई इसी 4 राशि में 7.5 ज़्यादा होती है या फिर इसमें कम, ऐसा कुछ? ऐसे पर्टिकुलर राशि तो हम नहीं बोल सकते। आपके प्लैनेटरी पोजीशंस कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि कैसा है, चंद्रमा कैसा है। अगर शनि या चंद्रमा नीच राशि का है या शत्रु भाव में विराजित है, रोग भाव के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा वो आपके लिए। बाकी वो एवरेज रिजल्ट देगा। इतना मैं पर्टिकुलरली 7.5 में इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना बड़ा टाइम गैप है 7.5 साल, तो कोई 7.5 साल तक सिर्फ सफ़र ही करे, मैं ऐसा नहीं मानती। लेकिन उसके लिए आपकी प्लैनेट की, दूसरे प्लैनेट्स की महादशा चल रही है उसी टाइम पे। हो सकता है कि वो प्लैनेट अच्छे हो और उसकी महादशा चल रही हो उस वक्त, तो आपको वो टाइम के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चैलेंजेस ही आएंगे। लेकिन हाँ, आपके माइंड को डेफिनेटली डिस्टर्ब कर देती है जब, स्पेशली जैसे मैंने बोला कि आपका चंद्रमा अगर सही नहीं है तो आपके मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर देगी। वाई? बिकॉज चंद्रमा और शनि दोनों मिलके क्या योग बनाते हैं, विष दोष बनाते हैं। तो आपका चंद्रमा यानी मन, तो आपके मन को डेफिनेटली डिस्टर्ब कर देती है, आपकी कार्य थोड़े बाधित होने लगते हैं, वो डेफिनेटली रहता है। लेकिन 7.5 यानी सिर्फ बुरा ऐसा नहीं है। 7.5 में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे टॉप पोजीशन पे भी पहुंचे हैं। हाँ, तो दशा और महादशा को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अपॉर्चुनिटी, आपको लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए, धन प्राप्ति है जो भी, तो उसको मैं बारिश की बूंदे आपको बता रही हूँ कि वो बारिश की बूंदे है, ठीक है। अब बारिश जो हो रही है बाहर की साइड, जी,
वो आपकी महादशा है, ठीक है। ओके और या प्लैनेटरी पोजीशंस मैं बोलूँ कि अभी की प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है वो है, ठीक है। और आपकी जो विंडोज़ है ना वो आपका चार्ट है, आपकी कुंडली है। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में आपकी कुंडली सही है, यानी आपकी विंडो ओपन है, ठीक है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है क्योंकि आपकी वो दशा नहीं चल रही है पर्टिकुलर प्लैनेट की। आपकी कुंडली में जुपिटर सही है, सैटर्न सही है, मर्क्यूरी सही है, 3 प्लैनेट सही है, लेकिन उसकी महादशा अभी नहीं चल रही है, अंतरदशा नहीं चल रही है, तो मतलब बारिश नहीं हो रही है, तो आपकी विंडो भले ओपन हो लेकिन आपको वो बूंदें नहीं मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की। लेकिन जब उसकी महादशा आती है, यानी वो बारिश हो रही है और आपकी चार्ट भी अच्छी है, तो वो ओपन है, तो उस वक्त आपको जो बूंदे हैं वो उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। ओके तो आपको कहीं ढूंढे नहीं जाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जाते हैं। हम लाइफ में विदाउट मेक एनी एफर्ट्स वी कैन गेन एनीथिंग दैट वी वांट। तो ये मैं उस तरीके से समझाती हूँ। तो महादशा एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ कोई पर्टिकुलर प्लैनेट का कंट्रोल रहता है या वो प्लैनेट की दशा चल रही है, तो वो हर एक प्लैनेट की डिफरेंट ईयर्स की दशाएं होती है, उसकी एक सीक्वेंस रहती है। Okay. जैसे फॉर एग्जांपल आपका मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है, ठीक है, तो आपका जो नक्षत्र का स्वामी है वो है केतु। उसके बाद अगर कोई दूसरे नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपका दूसरा प्लैनेट आ रहा है, तो आपका जो भी नक्षत्र में जन्म हुआ है वहाँ से आपकी महादशा शुरू होती है। फिर उसकी एक सीक्वेंस रहती है, जैसे केतु है तो केतु की 7 ईयर्स तक महादशा चलती है। उसके बाद शुक्र आता है उसकी सीक्वेंस में, तो शुक्र की महादशा है वो 20 ईयर्स तक चलती है। 20 years 20 ईयर्स, ओके। ओके उसके बाद आता है सूर्य, अगर सूर्य की महादशा है तो 6 ईयर्स तक चलेगी। देन आता है चंद्रमा, चंद्रमा के 10 ईयर्स तक। फिर आता है मंगल की 7 ईयर्स तक। फिर राहु की 18 ईयर्स। देन कम्स जुपिटर के 16 ईयर्स तक महादशा चलती है। देन कम्स सैटर्न की 19 ईयर्स तक चलती है, 19 ईयर्स, ठीक है। देन आता है मर्क्यूरी अगेन, तो 17 ईयर्स। तो ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग महादशा रहती है। फिर उसकी अंतरदशा रहती है, फिर प्रत्यंतर दशा रहती है और प्राण दशाएँ रहती है। इसीलिए आप पर्टिकुलर पीरियड को, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई 7 ईयर्स तक कोई पर्टिकुलर प्लैनेट मंगल या केतु है, उसकी महादशा का पीरियड है 7 ईयर्स, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आपके 7 ईयर्स के सारे 7 ईयर्स बुरा ही जाएगा? नहीं। अगर वो प्लैनेट अगर नेगेटिव है तो भी नहीं बोल सकते, पॉजिटिव है तो भी नहीं कि बहुत अच्छा ही जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज उसके लिए फिर प्रत्यंतर दशा भी होती है। तो ये मेन प्लैनेट है वो आपका ये है, ओके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो मेन प्लैनेट है वो पर्टिकुलर प्लैनेट है। जैसे जुपिटर की महादशा गिन रहे थे तो मेन प्लैनेट जुपिटर। उसके बाद फिर जो प्लैनेट है वो अंतरदशा अगर चल रही है शुक्र की, तो जुपिटर और शुक्र। फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है दूसरे प्लैनेट की, तो शनि की चल रही है प्रत्यंतर दशा या शुक्र की चल रही है वापस, तो फिर वो, तो यानी जुपिटर, वीनस, सैटर्न, वीनस, मून, तो इस तरीके से दशाएं क्रिएट होती है। तो आपका पर्टिकुलर डे वाइज भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर दिन कैसा जाएगा आपका। तो उस हिसाब से डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज दशा और महादशा के प्रेडिक्शन से हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपके इतने साल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। खास करके मेनली जो पर्टिकुलर प्लैनेट किसी पर्टिकुलर भाव के साथ, जैसे धन भाव के साथ कनेक्ट हो रहा है और उसकी महादशा चल रही है, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आपके हेल्थ भाव के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आपको एक्सीडेंट्स या हेल्थ इश्यूज़ वही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आएंगे। सो इट्स अ वाइसा वर्सा गेम, लाइक जैसे मैंने बोला ना, अपॉर्चुनिटीज़ या प्रॉब्लम्स, उसको मैंने बूंदों में दर्शाया। तो आपकी वो अपॉर्चुनिटीज़ पर्टिकुलर महादशा चल रही तो उसकी विंडो उस वक्त ओपन होती है और आप वहाँ पर बैठे। अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो आपको उसकी प्रॉपर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी कुंडली उस तरीके से, तो उसका पर्टिकुलर रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल सकता है। ओके ग्रेट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इतना सब हमें नहीं आइडिया, बट आइडिया नहीं होता। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया कि एक्सप्लेन किया कि डीपली उस चीज़ को हम समझ पाए, तो शायद ऑडियंस को भी समझ आया। क्योंकि दशा ऐसा सुन के ऐसा लगता है ना, महादशा रहे अब तो खराब ही होने वाला है, खराब, 7.5 मतलब खराब ही होने वाला है। तो मेंटालिटी पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी उस चीज़ पे आई थिंक गेम प्ले करता है। आई अंडरस्टैंड दैट। सो आपकी कौन सी
पर्टिकुलर महादशा अंतरदशा चलती है, उसके अकॉर्डिंग भी रेमेडीज़ हम सजेस्ट करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडीज़ करिए, या पर्टिकुलर टाइम में आप सावधान रहिए। आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कोई लीगल मैटर्स को आपको अवॉइड करना है, उस पर्टिकुलर टाइम में लीगल मैटर्स आ सकते हैं, कोई हेल्थ इशू आ सकती है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी विदेश जाना है तो वो हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन चेंज करना है, जो भी, तो वो उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको वो अपॉर्चुनिटी रहती है, इफ़ यू कैन ग्रैब इट। ओके। और गाय को रोटी खिलाने वगैरह से कुछ हो सकता है, ग्रह शांत होते हैं, ऐसा कुछ, मतलब उस वो रेमेडी सही है ऐसा बताते हैं जो कि गाय को चारा खिला दो या फिर आप रोटी खिला दो, ऐसा कुछ? मैं आपको एक जनरल रेमेडी बताती हूँ। आई कनेक्ट 6 एलिमेंट्स, लाइक जिसको हम सबको रेमेडीज़ करनी है, सिंपल रेमेडीज़ करनी होती है, और हमको रिजल्ट्स बहुत बड़े बड़े चाहिए। हमें हमारे क्लाइंट्स को मैंने ये भी देखा है कि 100 करोड़ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है विच इज़ वन रेमेडी। सी ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ करोगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप रेमेडीज़ करोगे तो ही सॉल्व होंगे। सो व्हाट आई से इज़, आपको लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए तो आप 3 चीज़ से पा सकते हो, त्याग, तप एंड कर्मा। दैट इज़ पर्सनली लर्नड बाय मी। मैं मानती हूँ ऐसा इस चीज़ को कि त्याग, तप एंड कर्मा, आपको दुनिया में कोई भी चीज़ गिन लीजिए, भगवान, स्वयं भगवान भी आपके सामने खड़े हो जाएंगे अगर आप तप, त्याग एंड कर्मा कर रहे हो। ओके। ठीक है, तो पहली चीज़ है कर्मा। तो आप कोई भी चीज़ में, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और मुझे उसमें रिजल्ट लाना है, वो मेरी इच्छा है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो मुझे ज़्यादा स्कोर आएंगे, ठीक है, वो होता है कर्मा। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ा तो मुझे ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, तो दैट इज़ कर्मा। वन थिंग, कर्मा से आप कोई भी चीज़ पा सकते हो, एनीथिंग, राइट। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ त्याग, सेक्रीफाइस करना। कोई चीज़ मुझे पसंद है, ठीक है, वो करने के लिए मैं कैपेबल हूँ, ठीक है, और मुझे वो करने की इच्छा भी है और कैपेबिलिटी भी है, फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, ठीक है, और मुझे पसंद भी। ऐसा नहीं कि मैं नॉन वेज का त्याग कर रही हूँ, आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मैं नॉन वेज का त्याग नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जैसे वाटर है तो हम निर्जला व्रत करते हैं, कोई फूड है तो हम व्रत करते हैं, तो ये सब त्याग हुआ। कोई मुझे चीज़ पसंद है, मैंने किसी को डोनेट कर दिया, किसी को खिलाया, ठीक है, तो वो त्याग में आता है। तो त्याग करने से भी कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हो। और तीसरा आता है तप। तप यानी आपके सोल को स्थिर करना, बॉडी को स्थिर करना नहीं, आपके सोल को स्थिर करना। एक जगह पर पहले के ज़माने में हमने सुना है कि इन्होंने इतने साल तप किया और फिर सामने से भगवान प्रसन्न हुए। रावण का ही एग्जाम्पल लेते, रावण ने इतने हज़ारों साल तप किया है और फिर भगवान को आना पड़ता है, शिव को आना पड़ता है, ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, ठीक है। वाई? बिकॉज जितनी भी चीज़ें ब्रह्मांड में है ना, वो मूवमेंट स्टेज पे है और हम भी मूवमेंट स्टेज में हैं। अर्थ खुद की धरी में भी मूव कर रही है, सन के साथ मूव कर रही है, फिर सन है वो मूव कर रहा है तो उसके साथ भी अगेन गैलेक्सी के जो मिडल में ब्लैक होल है उसको मूव कर रहा है सन, ठीक है, फिर वो गैलेक्सीज भी मूव करे। सो एवरीथिंग इज़ एट अ मूविंग स्टेज, और हम स्थिर हो जाए तो सब हमको ओबे करें। तो उस हिसाब से तप, ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। तो तप करने से भी कोई भी चीज़ हासिल होती है। तो आप कभी कभी बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो मूवमेंट के साथ भी तप करते हैं, उसका सोल स्थिर रहता है, ठीक। लेकिन इनिशियली तो आपको एक जगह पर बैठ के ही एक जगह पर बैठते हो तो आपका सोल स्थिर होने लगता है धीरे धीरे। करने का मतलब मेडिटेशन अगेन, योगा आल्सो। योगा नहीं, मेडिटेशन ज़्यादा। आपके सोल को स्थिर करना, आप यहाँ पर मूवमेंट भी कर रहे हो लेकिन आपका सोल स्थिर है, सोल मूवमेंट स्टेज पे नहीं है, तो उसको तब बोल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों से आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपने जो बोली ना चीज़, जो गाय को डोनेट करने का, वो त्याग में आएगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को हेल्प कर रहे हो, दान कर रहे हो, तो दान करना इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। आपके पास आपका कोई भी प्लानट अच्छा है बुरा है, डोनेशन इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। लेकिन आप एक्सेसिव कर रहे हो तो देन यू हैव टू सी कि आपके प्लानेटरी पोजीशंस क्या है, क्योंकि वो एनर्जी गिव अप भी करते हैं पर्टिकुलर प्लानट की, ठीक है। अभी जब आप गाय को दे रहे हो तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि आपको आपके कोई भी प्लानट सही नहीं है और आप चाहते हो कि उसको ठीक करना है, तो आप ये चीज़ रेमेडी करना शुरू कर दीजिए। आप पक्षियों को, सबसे पहले जितने भी पक्षियाँ हैं, पक्षियों को दाना देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, मछलियों को या जो भी समुद्र में या नदी में जो भी जीव है उनको देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तीसरा, आपके जितने आसपास के 100 मीटर्स के जो भी रेडियस में जितने भी प्लांट्स आते हैं उसको पानी देना या उसके लिए कुछ करना शुरू कर दीजिए। ओके, ठीक है। ग्रेट।
ठीक है। फिर आपके आसपास में जो गाय है, जो डॉग है, उसको देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एंड देन कम्स किड्स, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसको देना शुरू कर दीजिए। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज़, कोई भी नीडी इंसान है जो ज़रूरतमंद है, जिसको कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, आपकी हेल्प की, कोई स्पेशली कोई हॉस्पिटल के या बीमारी में है या कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप उसको हेल्प कर दीजिए। तो ये आप 5 एलिमेंट्स या 6 एलिमेंट्स में आप यू कैन गो एंड डू दिस। तो ये इससे क्या होगा, आपका आप अगर ये 41 डेज़ या 51 डेज़ तक ये कंटिन्यूअसली ये चीज़ करते हैं, तो आपके प्लानट की पोजीशंस आपके लिए अकॉर्डिंगली हो जाएगी, आपके लिए सही रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी। क्योंकि आप त्याग कर रहे हो, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप जितना भी लोगों से लेते हैं तो आप उसको देने, हाँ, हम मॉर्निंग से उठते हैं, हम मॉर्निंग से उठते हैं तब से शुरू करते हैं, और हम प्रकृति से पानी लेते हैं, हवा लेते हैं, प्रकृति के हम ऋणी हैं हम, ठीक है। जब प्रकृति हमारी ऋणी बनेगी तो वो हमें हर तरीके से देगी, आप इतना देगी कि आप पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन हम जब लेते ही रहते हैं, कुछ देते नहीं है, तो हमारा बैलेंस प्रकृति में चलता ही रहता है, ठीक है। तो हमें हो सके उतना देना चाहिए, ताकि प्रकृति हमारी ऋणी बने। सही बात है। तो एक चीज़ ये भी कि डोनेशन करने से भी आपके ग्रह थोड़े जो है वो थोड़े चेंजेस। हाँ, डोनेशन इज अ रेमेडी। अगर आप उस अकॉर्डिंग देखें तो आपका कौन सा प्लैनेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डोनेशंस करना चाहिए, देना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। आप पैसे भी दे सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं देने चाहिए, वो सामने वाले कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपको कर्म का फल मिलता है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। आपने दिया, आपका कर्म हुआ, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अब वो इंसान उसको कैसे यूज़ करता है वो उसका कर्म है। उसके ऊपर डिपेंड। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आप अमिताभ बच्चन को या कोई ऐसे बहुत ज़्यादा रिच पर्सन को आप 1 करोड़ का चेक देंगे और आप बोलेंगे कि मैंने डोनेशन किया है, तो आई वुड लाइक टू करेक्ट यू हियर कि वो डोनेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति नंबर्स में नहीं गिनती है। लेकिन आपने नीडी इंसान को 500 रुपये भी दिए ना, तो वो आपको इतना धन्यवाद करेगा, दिल से शुक्रिया करेगा, तो वो जो उसके इमोशन है ना, वो आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि वहाँ वो तो 1 करोड़ का चेक यहाँ रख देंगे, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र में जैसे पानी का बूंद गिरता तो उससे फर्क नहीं। करोड़ या 10 करोड़ भी दोगे तो वो चेक इधर से इधर रख देंगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो आपके लिए कुछ उसको डोनेशन नहीं कह पाओगे। लेकिन आप किसी ज़रूरतमंद इंसान है उसके लिए 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ का भी कुछ करते हैं, और 10 रुपये भी दिया, 10 रुपये भी दिया, तो उसके लिए मैटर करता है। तो आप देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि किसको क्या ज़रूरत है और उसको वही चीज़ दीजिए, और वो उसका जो सेटिस्फेक्शन है ना, प्रकृति वो देखेगी और फिर वो आपको देना शुरू करेगी। ग्रेट एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑडियंस जो हमारी, उनको कोई ऐसा रेमेडी आप दे सकते हैं जिससे उनको धन प्राप्ति हो जाए, जो जनरल सभी पे लागू पड़े, मतलब सभी उसको कर सके? हाँ, सभी लोग कर सके। लाइक जी, डेफिनेटली मैं आपको सिल्वर कॉइन्स की मैं रेमेडीज़ बताती हूँ। आपको क्या करना है, 3 सिल्वर कॉइन्स लेने हैं। अगर आप सिल्वर कॉइन्स नहीं ले सकते, कोई भी धातु के 3 कॉइन ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल 1 रुपये के कॉइन ले सकते हैं। 3 लेने हैं। उसको आपको एक लाल कलर या येलो कलर के कपड़े में बंद करना है, ठीक है। एक कलश लेना है, उसके अंदर वो रख देना है, और वो जो कलश है ना, उसको आपको चावल या गेहूँ से भर देना है, और दोनों से भर सकते हो, चावल और गेहूँ दोनों से भर सकते हो। उसमें थोड़ी हल्दी और केसर डाल दीजिए ऊपर से, ठीक है। उसको जो कलश है उसको स्वस्तिक बना दीजिए, उसकी पूजा कर दीजिए दिवाली के दिन, और उसको आपको नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। इससे आपको फिनेंशियली बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। एक ये कर सकते, ठीक है। दूसरी रेमेडी कलश वाली नहीं है, दूसरी रेमेडी ऐसी पोटली बनानी है आपको। तो आपको 2 पोटलियाँ बनानी है एक जैसी, ठीक है, सेम सिमिलर होनी चाहिए। 2 पोटलियाँ लाल या फिर येलो रंग के कपड़े ले सकते हैं आपको। उसके अंदर चावल डालिए, हल्दी डालिए, 3 मुट्ठी चावल डालिए, 3 चुटकी हल्दी डालिए, और थोड़े से केसर डालिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद उसके अंदर 3 1 रुपीज़ के कॉइन डाल सकते हैं, या 3 सिल्वर के कॉइन्स डाल सकते हैं, ठीक है। उस दोनों पोटलियों को बना दिया। आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, जिस दिन पूजा होने के बाद, एक पोटली को आपको अपनी घर की तिजोरी में रखना, और एक पोटली को आपको लक्ष्मी माता के मंदिर में चढ़ा देना। अच्छा, ऐसा करने से भी आप जहाँ पैसे रखते हैं उसमें समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी, और आपको फिनेंशियली आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। लक्ष्मी माँ का मंदिर कोई भी चलेगा? हाँ, लक्ष्मी माता मंदिर कोई भी लक्ष्मी चलेगा। नारायण का कंबाइन है? कोई भी मंदिर में लक्ष्मी माता के मंदिर में रखे, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो तो भी चलेगा। लक्ष्मी मंदिर प्राचीन होना चाहिए, सब कुछ? ऐसा कुछ नहीं, कोई भी मंदिर में आप रख सकते हैं। एक मैं इन जनरल रेमेडी बताती हूँ, जो कि आप
साल के कोई भी दिन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके घर में पहले तो आपकी जो स्त्री होती है, आपकी मॉम है, आपकी मदर है, आपके सिस्टर है या आपकी वाइफ है, तो वो घर का जब काम करती है तो उनके हाथ का जो शुक्र पर्वत होता है ना, वो बैठने लगता है। ओके ऐसा होने से आपके व्यवसाय में इम्पैक्ट होता है, आपके प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले तो अगर आप फिनेंशियली स्टेबल हैं तो आप क्या करिए, आपके घर में हाउस कीपिंग को रख दीजिए ताकि उनको काम ना करना पड़े और उनके साथ ऐसा ना हो। सेकेंडली, अगर ऐसा नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई भी दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से कुछ लोगों को घर का काम करना अच्छा भी लगता है, तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनके हाथ में जो ये उनका शुक्र पर्वत है, जो थंब के नीचे का पार्ट होता है, उसको वो बैठ ना जाए, वो रिजल्ट कम देना ना शुरू कर दे, इसके लिए आपको क्या करना है, उनके शुक्र पर्वत पे दही या फिर घी लगाना शुरू कर देना। दही या घी? जब भी वो काम करे, काम करने के बाद वो दही या घी लगाए। ऐसा करने से उनका शुक्र पर्वत स्ट्रॉन्ग होता है और उनकी वजह से आपके व्यवसाय में इम्पैक्ट नहीं होता। At the same time, you should also give some money, some amount of money to your wife, to your mother, to your sister. This is the best remedy that anybody should do. Everybody should do. बराबर? वाई? बिकॉज आपके घर की वो लक्ष्मी है। आप जब उन्हें थोड़ा सा पैसा देते हैं तो वो उनके लिए सेटिस्फेक्शन का रीज़न बन जाता है। ठीक है, चाहे भले वो यूज़ करे या ना करे, वो पैसे बचाने वाले ज़्यादा रहते हैं लेडीज़। तो अगर उनको आप पैसे देना शुरू कर देते तो आपके घर में समृद्धि आना शुरू हो जाती है, आपके प्रॉफिट्स गेन होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज दैट एनीबडी कैन डू। और अगर मैरिड नहीं है तो माँ को दे सकते हैं, सिस्टर को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। आपके घर में लेडीज़ हैं, कोई भी है, ठीक है, आपके फादर की सिस्टर भी हो सकते हो, ऐसा नहीं। आपके घर में जो लेडीज़ हैं उनको आप पैसे देना शुरू कर दीजिए, उनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो वो जब खुश होते हैं तो आपके घर में आपके फाइनेंशियली आपको गेन होना शुरू होता है, आपके पैसे जो ब्लॉकेज में फंसते ना वो नहीं होता है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है दैट एवरीबडी शुड डू एंड एनीबडी कैन डू। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। और ये ना हमें नहीं पता था कि इस टाइम से भी कुछ होता है, क्योंकि दिवाली का सीज़न होता तो घर के लोग सारे काम करने लग जाते हैं, शायद अपनी बहन हो, माँ हो, तो साफ़ सफाई तो वो करती ही है। तो ये ऑप्शन थोड़ा बेटर है। जिनको नहीं पता, जाने अनजाने में अगर नहीं कर रहे, तो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी, आप यूज़ कर सकते हैं। और इस रेमेडी को करने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत तो आपको चेंजेस, कुछ नहीं 100% नहीं बट 50% चांसेस है कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो रेमेडी बहुत सही बताइए। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ आज का जो पॉडकास्ट हम यहाँ पे एंड करते हैं। और जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा हमारा वो पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी पे होगा। दूसरा हम डिमेंशन के बारे में बात करेंगे और दूसरा नंबर्स को हम कैसे जानें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टिल एंड इस एपिसोड को आप देखने के बाद दूसरा एपिसोड मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मेगा जी, आपने बहुत अच्छा समय दिया हमें। वी रियली अप्रिशिएट कि लोगों को ये जो चीज़ है वो उनके जो मिथ है और जो कन्फ्यूजन था वो शायद नहीं दूर हो। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच।